गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम इंजीनियर कुणाल तिवारी, डायरेक्टर तिवारी क्लासेज। आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेज अलवर पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और सभी विद्यार्थियों को आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान की अगर अपन वास्तविकता में बात करें तो आजकल सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर अपन वास्तव में बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 1 में लगभग अगर हम बात करें सामान्य विज्ञान और पर्यावरण के क्वेश्चनों को मिला करके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन कंप्लीटली पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा लेवल 2 की साइंस मैथ की, तो साइंस मैथ में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान के। इसके अलावा अगर अपन बात करें राजस्थान पुलिस की, तो राजस्थान पुलिस में भी सामान्य विज्ञान के अगर हम बात करें 5 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पटवार भर्ती परीक्षा की, तो पटवार भर्ती परीक्षा में भी अब की बार सामान्य विज्ञान के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य विज्ञान एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, एक विषय होगा जो हमें सफलता दिलाने में हमारी मदद करेगा। तो आज हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का परिचय क्या है। शुरुआत से आज हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान की। तो वास्तविक विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की अगर हम वास्तव में बात करें तो विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है। विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो अर्थात जानना। तो विज्ञान लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। किसके बारे में जानना? प्रकृति के बारे में जानना। तो कुल मिलाकर के अगर हमसे कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं, तो एक शब्द हम कह सकते हैं प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान है। प्रकृति का ज्ञान ही विज्ञान है। अब हम बात करें कि विज्ञान की परिभाषा की या इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो सिंपली वे हम ये कह सकते हैं विज्ञान की परिभाषा में कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। जब हम प्रकृति का लगातार क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वो ज्ञान ही क्या कहलाएगा? बोलो, विज्ञान कहलाएगा। जैसे अगर हम सिंपल वे में बात करें कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जब आप कंपटीशन के क्षेत्र में आप आए हो, जब आप लगातार एग्जाम दे रहे हो, पुलिस का, पटवार का, शिक्षा भर्ती का, एसएससी का, रेलवे का, तो पेपर देते देते आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि आपको ये पता चल जाता है कि आने वाले आगामी प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। वास्तव में जो ये ज्ञान है वही विज्ञान है। विज्ञान के आगे चल के बात करें, विज्ञान के जनक की बात करें, फादर की बात करें, तो विज्ञान के जनक की अगर हम वास्तव में बात करें तो विज्ञान के जनक हैं अरस्तु या एरिस्टोटल को विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु की बात करें तो वास्तव में अरस्तु का जो जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। अरस्तु की अगर हम वास्तव में बात करें तो अरस्तु का जो जीवन काल है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है। ये महान दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे तथा विश्व विजेता सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु की अगर अपन बात करें तो ये प्लेटो के तो शिष्य थे
अरस्तु प्लेटो के तो हो गए शिष्य, और विश्व विजेता सिकंदर के ये गुरु थे। कौन? अरस्तु। अरस्तु की अगर हम बात करें तो अरस्तु को हम विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। एक बार आईएएस प्रीलिम्स में पूछा गया कि विज्ञान, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन में दे रखे थे, पहले में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन, अगले में दे रखा था अरस्तु, अरस्तु, अरस्तु। तो याद रखना भैया, विज्ञान का जनक भी अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु और जंतु विज्ञान का जनक भी कौन है? बोलो, अरस्तु। इसके अलावा एक बार महिला सुपरवाइजर एग्जाम पूछा गया, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो ये क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन यहां से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बना है, पहला क्वेश्चन वो बना है विज्ञान का जनक कौन है? बोलो, अरस्तु। आगे चल के अगर आप बात करें विज्ञान में किस विज्ञान की शुरुआत किस तरीके से, कैसे हम आगे चल के करेंगे, तो ये तो हमें पता चली गई भाई, प्रकृति का जो अध्ययन है, प्रकृति का जो अध्ययन है उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा वही क्या? बोलो, विज्ञान है। कोई भी व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है तो उसे उस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो ज्ञान ही क्या कहलाता है? बोलो, विज्ञान कहलाता है। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखना कि विज्ञान को हमने अध्ययन के लिए दो भागों में बांट दिया था। विज्ञान को हमने अध्ययन के लिए दो भागों में बांट दिया था। पहला जो भाग था वो है प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, और दूसरा जो पार्ट था वो था व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान या बिहेवियरल साइंस। तो विज्ञान को अध्ययन के लिए हमने बांटा है दो भागों में, एक प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस, एक व्यवहारिक विज्ञान या बिहेवियरल साइंस। तो यहाँ पर हम व्यवहारिक विज्ञान की बात तो करेंगे नहीं, यहाँ पर हम जो केवल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता हो, प्राकृतिक विज्ञान कहलाती है, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो। व्यवहारिक विज्ञान, बिहेवियरल साइंस, इस व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत सजीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उनके रहन सहन, खान पान के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान को आगे चल के फिर हमने दो भागों में बांट दिया। सबसे पहले हमने इसको बांटा भौतिकीय विज्ञान या फिजिकल साइंस, और दूसरा हमने इसको बांटा जीव विज्ञान। पहला हमने इसको बांटा भौतिकीय विज्ञान या फिजिकल साइंस, दूसरा हमने बांटा इसको जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ये जो प्राकृतिक, ये जो भौतिकीय विज्ञान है, फिजिकल साइंस, इसको फिर हमने आगे चल के दो भागों में बांटा। एक तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, और दूसरा हमने इसको बांटा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। इधर जीव विज्ञान को फिर दो भागों में बांटा, एक जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और दूसरा वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। तो देखो दोस्तों कि हम यहाँ भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान को हमने दो भागों बांटा है, तो भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और एक रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। ये जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इसको दो भागों बांटा गया, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। अगर हम यहाँ बात करना चाहें, सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान या फिजिक्स की। तो भौतिक विज्ञान की अगर अपन वास्तव में बात करें तो भौतिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। तो मूल शब्द होगा भूत प्लस इक, भूत प्लस इक भौतिक। यहां जो पढ़ने की चाह रहे हैं वो भौतिक विज्ञान के बारे में बात करना चाह रहे हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हो, भौतिक विज्ञान कहलाती है। जैसे अगर अपन बात करें अन्योन्य का मतलब होता है अजीबोगरीब, हैरत अंगेज क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। जैसे स्विच ऑन करने पर पंखे का चलना एक अन्योन्य क्रिया है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे।
इसके अलावा अगर हम वास्तव में बात करें कि सूर्य है, जब सूर्य के सामने पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तब दिन और रात बनते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जो अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दिन और रात बन रहे हैं, ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो बनना है, छाया और प्रतिछाया का जो बनना है, वो वास्तव में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे अपन ने स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, स्विच ऑफ किया, बल्ब बुझ गया, तो इसको अपन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और वैसे भौतिक परिवर्तन आ जाए वो आगे चल के बात करेंगे। भौतिक विज्ञान की अगर बात करना चाहें फादर ऑफ फिजिक्स की, तो ये बड़ी एक विचित्र घटना है। बाकी फिर भी अगर अपन वास्तव में बात करना चाहें भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, फादर ऑफ फिजिक्स, तो आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है, जिन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। और आगे फिर डिटेल में इनकी बात करेंगे। इसके अलावा आगे चल के हम बात करें, अगला है हमारे पास रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान की अगर अपन वास्तव में बात करें या केमिस्ट्री की बात करना चाहें, तो रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से बना है। कीमिया का मतलब होता है काला पत्थर। रसायन विज्ञान शब्द लैटिन भाषा के कीमिया शब्द से मिलकर बना, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है। गुणों का मतलब जैसे निर्जीव पदार्थों के द्रव्यमान, उनका भार, उनका आयतन, उनका घनत्व और पदार्थों का कोई गुण आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो रसायन विज्ञान कहलाती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थों के संगठन, भार, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व आदि गुणों का अध्ययन किया जाता हो, रसायन विज्ञान कहलाती है। ये हम अलग से पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। अभी तो थोड़ा सा बता देते हैं। द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्य को धारण करने वाला द्रव्यमान। भार क्या होता है, भार या वजन की बात करना चाहें तो भार वास्तव में बल होता है, फोर्स। जो बल होता है वही भार होता है। इसलिए आपको हम आगे चल के बताएंगे कि भार जो होता है वजन, इसका मात्रक न्यूटन होता है और बल का मात्रक भी न्यूटन ही होता है। कई बार एग्जाम आता है भार का मात्रक क्या होता है, तो स्टूडेंट करके आते हैं किलोग्राम, जबकि भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, ना कि भार का मात्रक। तो भार तो हकीकत में होता क्या है, भार बराबर तो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ये हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि भार क्या है, एक तरीके से बल है। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, बोलो, भार कहलाता है। भार का मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान, भार, आयतन। आयतन क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाती है। जो वस्तु लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जितना स्थान घेरती है उसका क्या कहलाती है, बोलो, आयतन कहलाती है। बहुत डिटेल में बाद में हम बात करेंगे इसके बारे में भी। घनत्व क्या होता है, इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। यानी कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को क्या कहते हैं, बोलो, घनत्व कहते हैं। तो ये हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है, भार क्या होता है। तो अभी तो आपको इतना से याद रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों का अध्ययन किया जाता है, द्रव्यमान का, भार का, आयतन का, घनत्व का, रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान के जनक या आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक लैवासियर को माना जाता है। लैवासियर को माना जाता है। तो रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, बोलो, लैवासियर को माना जाता है। इसके अलावा रसायन विज्ञान को फिर हमने आगे अध्ययन के लिए फिर दो भागों में बांटा, उसको भी हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। एक तो कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन कहलाती है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है वो अकार्बनिक पदार्थ, और जिनमें कार्बन पाया जाता है वो कार्बनिक पदार्थ। जैसे कार्बनिक पदार्थों में बात करें, जैसे ग्लूकोज है, C6H12O6 कार्बनिक पदार्थ हो गया। जैसे पानी है, H2O, ये अकार्बनिक पदार्थ हो, इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। इसके अलावा फिर आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे जीव विज्ञान की या बायोलॉजी की। तो देखो, जीव विज्ञान की अगर अपन वास्तव में बात करना चाहें
तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की बात करना चाहें तो जीव विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, लॉजी का मतलब होता है लॉगस, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन करना, बायो का मतलब होता है जीव। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। आगे चल के अगर अपन वास्तव में बायोलॉजी की बात करना चाहें तो बायोलॉजी को हमने अध्ययन के लिए फिर हमने दो भागों में बांट दिया, एक तो वनस्पति विज्ञान और एक जंतु विज्ञान। तो पहले अगर अपन बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक है फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टेटस को माना जाता है। ये थियोफ्रस्टेटस नामक एक बॉटनिस्ट थे, एक वनस्पति शास्त्री थे, जिन्होंने लगभग 500 पादपों का अध्ययन किया। इन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, थियोफ्रस्टेटस ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था, अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में थियोफ्रस्टेटस ने लगभग 500 पादपों का अध्ययन किया, अतः थियोफ्रस्टेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो फादर ऑफ बॉटनी हो गया थियोफ्रस्टेटस, बुक का नाम होगा हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके अलावा दूसरा है शॉर्ट में जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एनिमल्स या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, अरस्तु की पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलियम, एनिमेलियम। तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। इस हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक में अरस्तु ने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया, इसलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो एक सामान्य बात हुई, एक विज्ञान के एक सामान्य परिचय की। अब हम इसमें आगे चल के बात करेंगे तो एक एक टॉपिक को लेकर के आगे पढ़ेंगे। तो एक सामान्य से परिचय हुआ, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जो यहाँ स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रसायन विज्ञान स्टार्ट करेंगे, रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान के बाद फिर अपन भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद जीव विज्ञान। तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे, किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो रसायन विज्ञान के बारे में अभी आपने थोड़ा सा तो पढ़ लिया कि रसायन विज्ञान लैटिन भाषा के कीनिया शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है काला पत्थर, और रसायन विज्ञान के जनक लेवासियो को माना जाता है। लेकिन वास्तविकता में जो पहला जो हमारा टॉपिक होगा रसायन विज्ञान में पढ़ने का, वो पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पदार्थ। तो सबसे पहले आप जो सिलेबस में दे रखा है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस देखेंगे, रीट का सिलेबस देखेंगे, तो या रेलवे का सिलेबस देखेंगे, तो उसमें टॉपिक होता है पदार्थ या द्रव्य। तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसमें स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पदार्थ, या दूसरा नाम है इसका द्रव्य, या इंग्लिश में बोल देते हैं मैटर। पदार्थ, द्रव्य या मैटर। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं पदार्थ। अब सबसे पहले दिमाग में आता है भाई पदार्थ क्या है या पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ की अगर हम वास्तव में बात करना चाहें, पदार्थ प्रकृति में पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ होती है जिसका कोई द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, या फिर उसका कोई ना कोई गुण हो, वो पदार्थ कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें पदार्थ की, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें पत्थर की, तो पत्थर एक पदार्थ है, क्योंकि जो पत्थर होता है उसका द्रव्यमान होता है, उसका आयतन होता है, उसका घनत्व होता है।
इसके अलावा अगर अपन बात करें पानी की, तो पानी भी पदार्थ है। इसके अलावा अपन लोहा की बात करें, लोहा भी पदार्थ है। अब क्वेश्चन एक छोटा सा दिमाग में आता है कि हवा पदार्थ है या नहीं। तो हमने कुछ लोगों से पूछा कि हवा पदार्थ, यानी आप में से भी कईयों को लग रहा होगा कि हवा पदार्थ नहीं है, जबकि वास्तव में हवा पदार्थ है। हवा पदार्थ क्यों है ये हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि जो हवा है वो स्थान भी घेरती है। हवा स्थान घेरती है। आप कभी खाली बोतल में अगर आप जब पानी डालोगे नली से, ट्यूब से, तो पानी जब भरेगा जब कौन बाहर निकलेगी? हवा बाहर निकलेगी। तो ये फाइनल है कि हवा स्थान घेरती है, अर्थात हवा का आयतन होता है। दूसरी बात, हवा का द्रव्यमान भी होता है, हवा में भार भी होता है। एक आप खाली गुब्बारे का वजन लो, एक आप गुब्बारे में हवा भर के वजन लो, तो हवा भरे गुब्बारे का वजन ज्यादा होगा, इसका मतलब हवा का द्रव्यमान भी होता है। हवा का घनत्व भी होता है। ठंडे इलाके पर हवा का घनत्व ज्यादा, गर्म इलाके में हवा का घनत्व कम होता है, इसलिए हवाएं उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर चलती हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हवा है जो वो भी क्या है बोलो? पदार्थ है। अगला बात आता है कि जो आत्मा होती है, स्पिरिट होती है, आत्मा पदार्थ है या नहीं। तो आज हम आपको बता दें कि जो आत्मा होती है वो भी पदार्थ की श्रेणी में ही आती है। आत्मा जो होती है उसका भी द्रव्यमान होता है, भार होता है, इसलिए याद रखना आत्मा भी पदार्थ की श्रेणी में आती है। तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि साहब पदार्थ क्या नहीं है? तो पदार्थ क्या नहीं है? तो ऊर्जा पदार्थ नहीं है। ऊर्जा या एनर्जी पदार्थ तो नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है वो पदार्थ नहीं है। ध्वनि, ध्वनि जो है आवाज, वो पदार्थ नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूं ध्वनि का वजन कितना है, ध्वनि ने कितनी जगह घेर रखी है, या तो आप ये नहीं बता पाओगे। इसलिए ऊर्जा पदार्थ नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश, ध्वनि, ये पदार्थ की श्रेणी में नहीं आते हैं। आगे चल के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साहब पदार्थ को अगर पढ़ना है तो हमें द्रव्यमान, आयतन और घनत्व को थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहले हम यह एक बात जानना चाहेंगे, फिर आगे पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे और भी बहुत सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा याद रखना है कि द्रव्यमान, आयतन, द्रव्यमान यानी मास, आयतन यानी वॉल्यूम, और घनत्व यानी डेंसिटी। तो द्रव्यमान, आयतन व घनत्व में संबंध, सबसे पहले इनमें हमें रिलेशन निकालना है कि द्रव्यमान में, आयतन में, घनत्व में क्या संबंध है। तो सबसे पहले तो तीनों की परिभाषा थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी होगा। सबसे पहले द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब द्रव्य को धारण करने की क्षमता, द्रव्यमान, या जिसमें सहती हो, या द्रव्य को धारण करने की जिसमें क्षमता हो, क्या कहलाता है बोलो? द्रव्यमान कहलाता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में आगे पढ़ेंगे डिटेल से, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम होता है। एसआई पद्धति मात्रक किलोग्राम होता है। वैसे द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है, पौंड भी होता है, लेकिन जो एसआई पद्धति में जो मात्रक है द्रव्यमान का वो किलोग्राम। दूसरा आयतन, आयतन या वॉल्यूम। तो जो वस्तु त्रिविम, त्रिविम यानी 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो वस्तु लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाती है। जो वस्तु एक्स, वाई और जेड लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में जितना स्थान घेरती है उसका आयतन कहलाती है। और आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का जो मात्रक होता है, वॉल्यूम का जो मात्रक होता है, यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है घन मीटर या मीटर क्यूब। तीसरा है घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। अर्थात घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये आपको पता है कि द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या बताया था? किलोग्राम, और आयतन का मीटर क्यूब। तो कहने का मतलब घनत्व का मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति घन मीटर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये कि घनत्व का मात्रक है यूनिट ऑफ डेंसिटी। तो घनत्व का मात्रक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना किलोग्राम प्रति घन मीटर घनत्व का मात्रक होता है। घनत्व क्या होता है? इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे ये हमारे पास एक कमरा है, इस कमरे में अगर मान लीजिए कमरे में आज अब बात करें अपन 20 विद्यार्थी हैं, तो इस कमरे का घनत्व होगा 20 विद्यार्थी प्रति कमरा। कल मान लीजिए 20 और आगे तो 40 हो गए, 20 और आगे 60 हो गए, तो इनका घनत्व बढ़ रहा है। मान ली कल 20 थे, अब 10 रह गए, तो घनत्व घट रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसलमेर का
जन घनत्व सबसे कम होता है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जैसलमेर का जन घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे ज्यादा जन घनत्व की बात करें तो जयपुर का है, वो आप पढ़ते हो लगभग 598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कहने का मतलब यह है कि जैसलमेर का जन घनत्व सबसे कम और जयपुर का जन घनत्व सबसे ज्यादा होता है। यानी कि अगर वस्तु पास पास होगी, नजदीक नजदीक होगी तो घनत्व ज्यादा होगा, और वस्तु दूर दूर होगी तो घनत्व क्या होगा बोलो, कम होगा। और भी आगे चल के हम और डिटेल से बात कर लेंगे। लेकिन अब बात आती है संबंध की, तीनों में संबंध क्या है। तो ये तो थोड़ा समझ में आएगा भाई द्रव्यमान क्या होता है, आयतन क्या होता है, घनत्व क्या होता है। अब तीनों में संबंध की बात याद रखनी है तो आपको सीधा से फॉर्मूला याद रखना है, महर्षि विद्याधर। महर्षि विद्याधर। एम का मतलब होता है मास, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। एम का मतलब होता है मास, और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। और ये जो V होता है, V4 होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन। अगला है D, D4 होता है डेंसिटी, और डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर होगा आयतन गुणा घनत्व। अब अगर मान लीजिए आपको आयतन निकालना है तो आयतन बराबर होगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व, और यदि घनत्व निकालना होगा तो घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान अपॉन आयतन। जैसे आपको आयतन निकालना है तो आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन घनत्व, और अगर आपको घनत्व या डेंसिटी निकालनी तो घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो ये तीनों में एक संबंध होता है। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि द्रव्यमान आयतन और घनत्व में क्या संबंध है। तो द्रव्यमान और आयतन में घनत्व क्या, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। तो जिस वस्तु का द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, घनत्व होगा, वो पदार्थ होगी, और जिसमें से इनमें से कोई एक भी अगर नहीं है तो पदार्थ नहीं होगी। इसलिए हमने पढ़ा कि हवा पदार्थ है, क्योंकि हवा जगह भी घेरती है और उसका आयतन भी होता है, भार भी होता है, इसलिए हवा पदार्थ है। आपने सुना भी होगा पहले के इंटरव्यू में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता था बार बार। एक गिलास होता है, और ये जो गिलास होता है इसमें पानी से भरा हुआ गिलास होता है। जो इंटरव्यू देने के लिए आता है तो उससे इंटरव्यू कहता है भाई ये गिलास है, इसमें देखो क्या है, पानी है। तो ये इंटरव्यूअर कहता है कि साहब आप इस पानी को पी लीजिए। तो क्या होता है कि जो स्टूडेंट देने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आता है वो पानी को पी लेता है। पानी को जब पी लेता है तो उसने क्या किया कि साहब वो आधा पानी पी लिया। आधा जब पानी पी लिया तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप गिलास को ध्यान से देखो, गिलास में क्या है। उसने ध्यान से देखा, बोले कुछ नहीं। बोलो ध्यान से देखो। बोले साहब जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। आधा क्या बोलो, खाली है। दूसरा आदमी इंटरव्यू देने के लिए, उससे पूछा गया भाई पानी पियो, गिलास, पानी भरा हुआ गिलास दिया, उसने पूरा गिलास साफ कर दिया। फिर उससे पूछा गिलास में ध्यान से देखो कुछ है क्या। उसने कहा साहब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है। लेकिन हकीकत बात पूछी जाए तो गिलास खाली नहीं है, गिलास फुल भरा हुआ है। ये वाला जो गिलास है ये भी फुल भरा हुआ है, लेकिन ये हवा से फुल भरा हुआ है। ये वाला जो गिलास है ये भी फुल भरा हुआ है, इसमें आधा पानी है, आधी हवा है। हकीकत में खाली का मतलब तो होता है रिक्त, और रिक्त का मतलब होता है निर्वात। निर्वात का मतलब होता है ऐसा स्थान जहां हवा भी नहीं है, उसे बोलते हैं निर्वात या हवा। तो वास्तव में गिलास फुल भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, हवा से भरा हुआ है, क्योंकि हवा पदार्थ है। और पदार्थ क्या, हवा पदार्थ में भी मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है हवा। बाद में बताएंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसों का मिश्रण है कौन, हवा। तो याद रखना हवा पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो देखो ये हमारे पदार्थ के बारे में कुछ सामान्य जानकारी हुई। लेकिन अब आगे अगर पदार्थ की बात करें तो आगे हम पदार्थ में पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की या इसी का दूसरा नाम होता है द्रव्य की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। तो देखो भैया सुनेंगे कि अंतर आणविक बल के आधार पर, अंतर आणविक बल के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। अंतर आणविक बल के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन सबसे पहले समझना होगा अंतर आणविक बल क्या होता है। तो अंतर आणविक बल की अगर अपन बात करें या इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें तो थोड़ा ध्यान सुनेंगे कि अंतर आणविक बल अणुओं और अणुओं के मध्य लगने वाला बल। अणु मतलब मॉलिक्यूल्स, अणु और अणुओं के मध्य लगने वाला बल अंतर आणविक बल कहलाता है।
और ये जो अंतराणिक बल होता है, इसकी जो प्रकृति होती है या इसकी जो नेचर होती है वो आकर्षण टाइप की होती है, अट्रैक्टिव टाइप की इसकी प्रकृति होती है। आकर्षण टाइप के बल होता है अंतराणिक बल। ये अणु और अणु के मध्य लगने वाला बल अंतराणिक बल कहलाता है। अंतराणिक बल की प्रकृति आकर्षण टाइप की होती है। ये जो अंतराणिक बल है दो प्रकार से पदार्थ पर काम करता है। पहला जो बल होता है वो होता है सहसंजक बल, सहसंजक बल, और दूसरा होता है वो आसंजक बल होता है, आसंजक बल, एडेसिव फोर्स और कोएडेसिव फोर्स। सहसंजक बल, सह का मतलब होता है समान और आसंजक एक का मतलब होता है अलग अलग। तो सहसंजक बल एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं के मध्य, अणुओं और परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल, एक ही प्रकार के अणु और परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। जैसे अगर अपन बात करें कि प्रकार के अणु और परमाणु मध्य लगने वाला बल सहसंजक बल कहलाता है। जैसे पानी और पानी के अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो सहसंजक बल है। जैसे अगर अपन बात करें कि त्वचा पर बाल और बालों के बीच जो बल लग रहा है वो सहसंजक बल है। अगला होता है आसंजक बल, अलग अलग प्रकार के अणुओं और परमाणुओं के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। जैसे पानी के अणु के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लगने वाला बल, पानी के अणु के मध्य ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। इधर अगर हम बात करें त्वचा और बालों के बीच लगने वाला बल आसंजक बल कहलाता है। इधर आपने एक बाल्टी पानी की भरी हुई है, इसमें पानी है, तो पानी और बाल्टी यानी लोहे के बीच या प्लास्टिक के बीच लगने वाला जो बल है वो आसंजक बल कहलाता है। और दोस्तों याद रखना कि जो मैं बोर्ड से लिख रहा हूं, ये जो व्हाइट बोर्ड है और मार्कर, इन दोनों के बीच जो बल लग रहा है ये बल आसंजक बल है। कौन सा बल है ये? आसंजक बल है, जो स्याही और बोर्ड के बीच लग रहा है। तो कहने का मतलब है कि अंतरा आणविक बल के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स स्टेट ऑफ मैटर्स आर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर स्टेट्स। नंबर 1, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं अंतराणिक बल के आधार पर। पदार्थ की मूलभूत 3 अवस्थाएं होती हैं। तो मूलभूत 3 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है ठोस यानी सॉलिड। दूसरी अवस्था की बात करेंगे द्रव, द्रव्य नहीं, द्रव्य तो पदार्थ होता है, द्रव लिक्विड। और तीसरी जो अवस्था है वो है गैस। कौन है बोलो? गैस। तो पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ठोस की, तो देखो ठोस की अगर हम वास्तव में बात करना चाहें तो ठोस अवस्था की बात कर रहे हैं, तो ठोस क्या कहता है कि ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है। ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है, अतः कण बहुत पास पास होते हैं। तो ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है, अतः कण बहुत पास पास होते हैं। और जब कण बहुत पास पास होंगे तो ये जगह कम घेरेंगे, जगह कम घेरेंगे तो इनका आयतन कम होगा, और जब आयतन कम होगा तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। इसलिए अगला पॉइंट ये है कि सामान्यतः ठोसों का आयतन कम, ठोसों का आयतन कम वह घनत्व अधिक होता है। ठोसों का आयतन तो क्या होता है? सामान्यतः कम होता है, घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन भैया अपवाद तो दुनिया में हर चीज के मिलते हैं, इसलिए हमारे पास अपवाद है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अपवाद की बात करें तो हम बात करेंगे बर्फ की। आपने सभी नाम सुना होगा, बर्फ या आइस। बर्फ की अगर बात करें तो बर्फ वास्तव में ठोस है, बर्फ वास्तव में ठोस है, सॉलिड है। लेकिन अब ठोसों का गुण होता है कि आयतन तो कम और घनत्व ज्यादा। लेकिन यह मामला उल्टा है कि जो बर्फ होती है इसका आयतन तो ज्यादा होता है और घनत्व क्या होता है? बर्फ का कम होता है। इसलिए यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। वे वस्तुएं जिनका घनत्व कम होता है वो तैरेंगे, जिनका घनत्व ज्यादा होगा वो डूब जाएंगे, बराबर होंगे तो उसके ऊपर लेयर बना लेंगे, परत बना लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरती है, तो उसका सटीक आंसर होगा, कई बार एग्जाम आईएएस में भी आया हुआ है, राजस्थान आरएएस में पूछा जा चुका है बर्फ
पानी पर क्यों तैरती है? तो सिंपल सा आंसर है कम घनत्व के कारण। वो और भी हम बहुत डिटेल से बात आगे करेंगे जब पानी पढ़ेंगे। ठोसों की अगली बात है कि ठोसों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, कि ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है बोलो? निश्चित होता है। और उदाहरण की अगर एग्जांपल्स की अगर अपन बात करें तो हमारे पास प्रकृति के कठोर पदार्थों में हीरा है, पत्थर है, लोहा है, प्लास्टिक है, ये सभी ठोस की श्रेणी में आते हैं। और आगे अगले बात करें हम द्रव की, लिक्विड की, तो देखो द्रव की या लिक्विड की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है कि द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान ठोसों की तुलना में थोड़ा कम लगता है। ठोसों में ज्यादा रहता है, थोड़ा द्रव में कम लगता है। अतः कण थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं, थोड़े दूर दूर होते हैं। इसलिए द्रव जो होते हैं इनका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, घनत्व कम होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं इनका आयतन ठोसों से अधिक व घनत्व ठोसों से कम होता है। लेकिन अपवाद है पानी का जो आयतन है वो बर्फ से कम होता है और घनत्व पानी का बर्फ से ज्यादा होता है। अब हम द्रवों की बात करें तो द्रवों के बारे में इंपॉर्टेंट बात कहा जाता है। एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था रीट लेवल 1 के एग्जाम में, सिंपल सा, कि जो ये द्रव होते हैं इनका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित मतलब अनडिफाइंड होता है, जबकि इनका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। निश्चित का मतलब डिफाइंड होता है। तो कहने का मतलब यह है कि द्रवों का आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है। आप द्रवों को जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। पानी को अगर आप गिलास में डालोगे तो पानी गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, पानी को बाल्टी में डालेंगे बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेगा, और बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेगा। मतलब आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में डालोगे वैसे डाल लेता है। लेकिन रही बात आयतन की, आयतन का होता है जगह घेरने की। तो ये जो जगह घेरते हैं वो निश्चित घेरते हैं। 1 लीटर पानी जितनी जगह बाल्टी में गिरेगा उतनी ही बोतल में गिरेगा, आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका आकार बदलता रहता है। इसके अलावा अगर आगे चल के द्रवों के उदाहरणों की बात करना चाहें तो द्रवों के तो बड़े सुंदर सुंदर से एग्जाम्पल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पारा, आपने सुना होगा, मरकरी Hg, बड़े डिटेल में बात करेंगे आगे, अब की बार रीट में भी आया था। द्रव धातु है पारा Hg मरकरी, जिससे मीना माटा रोग होता, आगे पढ़ेंगे। पारा है मरकरी द्रव धातु। इसके अलावा हमारे पास ब्रोमीन है, आगे चल के बड़े डिटेल में बात करेंगे। ब्रोमीन Br, ये द्रव धातु है, नॉन मेटल। इसके अलावा हमारे पास ग्लिसरीन है। इसके अलावा आप सभी जानते हो पानी है, दूध है, और कुछ हमारे पास ऑयल है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो पारा, ब्रोमीन, ग्लिसरीन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, पुराने चलचित्रों को साफ करने काम आती है, पुरानी तस्वीरों को, फोटो को साफ करने काम आती है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2। आगे चल के हम बात करना चाहेंगे इसमें द्रवों में। तो द्रवों के बारे में आप इतना सा ध्यान रखना कि आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होता है। इनका जो घनत्व होता है वो ठोसों की तुलना में थोड़ा कम होता है। तीसरा है गैस। गैसों की बात करना चाहे तो गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतर आणविक बल का मान सबसे अधिक होता है, अतः कण बहुत दूर दूर होते हैं। कण बहुत दूर दूर होते हैं तो इनका आयतन अधिक होता है और घनत्व सबसे कम होता है। रही गैसों के आकार और आयतन की बात, तो गैसों का ना तो आकार ही निश्चित होता है और ना ही आयतन ही निश्चित होता है, अर्थात आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। सभी गैसें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये तो हुई पदार्थ की 3 मूलभूत अवस्थाएं। इनके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, 4th स्टेट ऑफ मैटर, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। एक बार क्या हुआ, बड़ी मिस्टेक हो गई। एक बार एग्जाम में दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ ले गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो स्टूडेंटों ने क्या किया, 3 पर टिक कर दिया, ठोस, द्रव और गैस, और ओएमआर शीट में भर दिया गोला। ये लो साहब। अब क्या हुआ, अगला एक क्वेश्चन पूछा गया, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जाना जाता है। बालक ये सोचने लगा कि चलो पहले ये तो इसका इलाज करते हैं, ये 3 तो गलत हो ही गया, क्योंकि 4 तो ये खुद कह ही रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो 4 तो ये हो ही गई। तो सबसे पहले तो बालक इसको काट रहा है, खरोच रहा है कि पहले तो इसको खत्म करो, ये तीनों को। 4 तो कह रहा है चलेगा, फालतू में होंगे, सबसे तो 5 था ऑप्शन में, 5 को टिक कर दिया बोला।
तो कहने का मतलब ये भैया कि पहला क्वेश्चन जो सही था वो मिटा के गलत कर दिया। अगर क्वेश्चन आता है पदार्थ की मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो पदार्थ की आज भी अवस्थाएं 3 ही हैं। लेकिन अब बात करते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो ठोस है, जब आप इसको गर्म करोगे, ये ट्रायंगल जो होता है गर्म का निशान होता है, ठोस को जब आप गर्म करोगे तो द्रव में बदलेगा, द्रव्य में नहीं द्रव में, और जब आप द्रव को गर्म करोगे तो गैस में बदलेगा। और अगर आप इस गैस को और भी ज्यादा गर्म करोगे तो ये जो अवस्था होगी ये प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ये जो अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। ठोस को गर्म किया द्रव में, द्रव को गर्म किया गैस में, और ये गैस को जब और ज्यादा आप गर्म करोगे, कहने मतलब गैस की जो आयनित अवस्था होगी, आयोनिक फॉर्म ऑफ गैस इज नोन एज प्लाज्मा, यानी कि जो गैस की जो आयनित अवस्था होगी वो क्या कहलाएगी, बोलो, प्लाज्मा कहलाएगी। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है। ये गैस की आयनित अवस्था होती है। अब दिमाग में आता है सब प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण। सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण का सूर्य का प्रकाश। देखो अगर अपन वास्तव में बात करें, सूर्य का जो प्रकाश है वो प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है, क्योंकि जो सूर्य है वो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और हीलियम का। सूर्य पर क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु आपस में टकराते हैं। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हो 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान कितना उच्च होगा, क्योंकि गैस को भी हम गर्म कर रहे हैं, आयनित हो रही है। तो गैस जब आपस में हाइड्रोजन टकरा रहे हैं, हीलियम परमाणु बन रहे हैं। अब ये जो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, नाभिक जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन, नाभिकों का जुड़ना नाभिकीय संलयन। इस अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो हो रही है सूर्य का प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश है कौन सी अवस्था में चल रहा है, ये प्लाज्मा अवस्था में चल रहा है। इसी तरीके से ट्यूबलाइट CFL बल्ब का जो प्रकाश होता है वो भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण ही होता है, क्योंकि जब बल्ब जलता है तो उसके फिलामेंट का तापमान लगभग 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हो जाता है। तो हम आगे बताएंगे, इसलिए टंगस्टन का बना होता है, वो बाद में बताएंगे फिलामेंट का। तो सूर्य का प्रकाश प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। इसके अलावा ट्यूबलाइट CFL और बल्ब का जो प्रकाश है वो भी प्लाज्मा अवस्था का उदाहरण है। तो दिमाग में आता है साहब क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन इसका आता है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था को प्लाज्मा नाम से जाना जाता है। और इसके उदाहरण कौन है, सूर्य का प्रकाश और ट्यूबलाइट CFL या बल्ब का प्रकाश। अब है पदार्थ की पंचम अवस्था। पदार्थ की अवस्था और होती है पंचम अवस्था। उस पंचम अवस्था का नाम है BEC। BEC का मतलब पूरा नाम है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेंट या BEC। तो सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह है कि इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की। इस अवस्था की खोज भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने की। उन्हें इस अवस्था की खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया सत्येंद्र नाथ बोस को। तो बोस तो इनका अंतिम नाम ले लिया आइंस्टीन। ये अल्बर्ट आइंस्टीन को अपना गुरु मानते थे। अल्बर्ट आइंस्टीन आपने सुना होगा, बड़े जाने माने वैज्ञानिक थे उस समय, वर्ल्ड के जाने माने। इनको कई बार कभी कभार आधुनिक भौतिकी के जनक भी कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टीन को। ये आपको पता ही होगा कि जर्मनी के रहने वाले थे, बाद में जाकर ये अमेरिका में बस गए और इन्होंने E = mc² का जो समीकरण दिया। तो बहुत सारी बातें वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो नाम है ये बॉस लिया आइंस्टीन कंडेंसेंट मिलाने वाला। क्वेश्चन आता है पदार्थ की पंचम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है, BEC। एक बार क्वेश्चन एग्जाम पूछ लिया गया था रेलवे के एग्जाम में कि पदार्थ की पंचम अवस्था की खोज किसने की, सत्येंद्र नाथ बोस ने की। उन्हें इसके लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया सन 2009 की बात है। इसके अलावा आगे चल के बात करें साहब, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन अवस्था क्या होती है। ये वाली जो अवस्था है वो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया के दौरान देखने को मिलती है। तो ये पदार्थ की मुख्य रूप से मूलभूत तो 3 अवस्थाएं होती हैं। 2 अवस्थाएं होती हैं, एक प्लाज्मा और अगला आइंस्टीन बेल। चलो फिर आपसे कल मिलते हैं, आज इतना ही रहेगा। कल अगले चैनल में आपको अगले पार्ट में आगे बात करते हैं। थैंक्स सो मच। आप देख रहे हैं।